तो 12th आर्ट एवं कॉमर्स के छात्र देखेंगे एमपी बोर्ड अर्थशास्त्र का जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन 12वां आया है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? इसे कीमत सीमा भी कहते हैं। कीमत सीमा तो ये क्या होती है देखेंगे एक बार। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। नाम है उच्चतम निर्धारित कीमत या कीमत सीमा। तो ये क्या होता है? बाजार मूल्य कुछ वस्तुओं का बाजार मूल्य इतना ज्यादा होता है कि निर्धन वर्ग के या गरीब उपभोक्ता उन वस्तुओं को जो कि आवश्यक प्रकृति की हैं लेकिन बाजार मूल्य अधिक होने के कारण वो खरीद नहीं पाते, वंचित रह जाते हैं। और ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसलिए सरकार क्या करती है? एक उच्चतम निर्धारित कीमत या कीमत सीमा निर्धारित करती है कि किसी वस्तु का यानी कि आवश्यक वस्तुओं का जो मूल्य है इससे अधिक नहीं हो सकता, और यदि इससे अधिक बाजार मूल्य उसका है, बाजार मूल्य बाजार में प्रचलित होगा, परंतु सरकार उच्चतम निर्धारित कीमत पर आवश्यक वस्तुएं गरीब वर्ग को उपलब्ध कराएंगी। इसलिए इस कीमत को सरकार ही निर्धारित करती है। तो उस हिसाब से हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा का मतलब है कि बाजार मूल्य से कम होगी, यानी कि अधिकतम कीमत इतनी हो सकती है, ऊपरी अधिकतम इतनी हो सकती है, यानी कि बाजार मूल्य से लेकिन कम रहेगी। तो बात वही हो रही, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी या अधिकतम कीमत को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यानी कि राशनिंग में, राशन की दुकानें होती हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, उज्ज्वला गैस, चीनी, नमक आदि के लिए यह कीमत निर्धारित की जाती है। यह कीमत बाजार शक्तियां मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित। मांग शक्ति क्या होती है? मतलब कि बाजार शक्तियां क्या होती हैं? मांग शक्ति एवं पूर्ति शक्ति द्वारा निर्धारित कीमत से, अब इन दोनों शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत क्या कहलाती है? बाजार मूल्य या बाजार कीमत। तो उस कीमत से नीचे होती है यानी कम होती है, उससे गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यह कीमत निर्धारित की जाती है। और निर्धारित कौन करता है? सरकार। तो ये परिभाषा है उच्चतम निर्धारित कीमत। तो हम एक बार चित्र द्वारा भी देख रहे हैं इसको कि यह होती क्या है। तो माना कि मांग शक्तियां क्या होती हैं? मांग वक्र होता है इस तरीके से, डी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और पूर्ति शक्ति क्या होती है? सप्लाई वक्र, यानी कि एस वक्र होता है, दाएं से बाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ये सप्लाई वक्र है, एस वक्र। और ये जहां पर बराबर होते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहां पर कीमत इस तरफ दिखाएंगे, कीमत P निर्धारित होगी। ये बाजार मूल्य है, ये जो इस लेवल पर है ये बाजार मूल्य है, और यहां पर मात्रा जो निर्धारित होगी वो Q है। परंतु सरकार क्या करती है? इससे कम मूल्य निर्धारित करती, क्योंकि ये गरीब वर्ग के हिसाब से ज्यादा मूल्य है। तो सरकार क्या करती है? नीचे निर्धारित करती है P, ये हम P1 दे रहे, इसको P दे रहे। तो ये नीचे निर्धारित होगा। तो यहां पर अब चूंकि ज्यादा कीमत पर कम वस्तुएं बिकती हैं तो ये मात्रा थी, लेकिन अब कहां तक निर्धारित होगी? यहां तक Q, ये Q1 दे दो। P1 बाजार कीमत है तो उस समय Q1 मात्रा बिकेगी, लेकिन सरकार द्वारा कीमत कम निर्धारित कर दी गई है। तो कीमत कम निर्धारित होने से, कीमत कम होने से वस्तुएं ज्यादा बिकेंगी, तो Q मात्रा में बिकेंगी। तो ये चित्र है, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत है ये, लेकिन सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत है ये है उच्चतम निर्धारित कीमत।
ये उच्चतम निर्धारित कीमत, और ये बाजार मूल्य है। बाजार मूल्य जो बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित है। बाजार शक्तियां क्या है? मांग वक्र और सप्लाई वक्र, जहां पर क्रॉस करता है इस बिंदु पर बाजार कीमत निर्धारित होती, लेकिन सरकार ने कम निर्धारित करी है, जो कि क्या है? उच्चतम निर्धारित कीमत। तो ये चित्र है। तो देखेंगे 12वां का अथवा जो प्रश्न आया है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? इसे कीमत तल भी कहते हैं, मतलब कि निम्नतम निर्धारित कीमत कीमत तल कहलाती है, और एमएसपी भी कहलाती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखेंगे ये क्या होती है, ये पूछा गया है प्रश्न। तो परिभाषा देखेंगे, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा। कौन सी सीमा है? न्यूनतम सीमा, यानी कि कम से कम सीमा। न्यूनतम सीमा को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में, यानी कि बाजार कीमत में, एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट उचित नहीं होती है, यानी इससे अर्थव्यवस्था के लिए या देश के लिए सही नहीं होता। एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट उचित नहीं होती है, अतः सरकार इसके लिए निम्नतम कीमत निर्धारण का सहारा लेती है, यानी ये कीमत निर्धारित करती है। इस कीमत के अंतर्गत सरकार कुछ कृषि फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। बाजार मूल्य इस से नीचे, यानी कि इस कीमत से नीचे जाने पर, कौन सी कीमत से? निम्नतम निर्धारित कीमत से नीचे जाने पर सरकार स्वयं इस कीमत पर फसल क्रय करने की गारंटी प्रदान करती है या गारंटी देती है। यदि निम्नतम निर्धारित कीमत से नीचे बाजार मूल्य चला जाता है तो सरकार फिर उस वस्तु को स्वयं खरीदती है। यानी कृषि फसलों में गेहूं है, जैसे गेहूं, धान है, चना, ऐसी कुछ फसलें हैं जिनका सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी यानी ये मूल्य निर्धारित करती है, और बाजार मूल्य इन कीमतों से यदि कम रहता है तो सरकार स्वयं खरीदती है, खरीदने की गारंटी देती है और वास्तव में खरीदती है। तो ये कीमत है एमएसपी। एवं न्यूनतम मजदूरी भी इसी कीमत के अंतर्गत आती है। क्या होता है? श्रमिक वर्ग के लिए, यानी श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है। उससे नीचे कोई भी श्रमिक को काम के बदले, एक दिन के काम के बदले उससे कम मजदूरी नहीं दे सकता। तो अभी सरकारी रेट 204 रुपए है कम से कम, लेकिन देखा गया है कि अभी जो मजदूरी है 300 से 250 से 350 तक चल रही है। 250 से 350 तक वर्तमान में मजदूरी चल रही है, यानी 204 से अधिक है। इसलिए सरकार को इन प्राइस से दिक्कत नहीं। सरकार की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 204 रुपए। अगर गेहूं की बात करी जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 2400 प्रति क्विंटल गेहूं को एमएसपी प्रदान किया है, मतलब इतने में खरीदा है। तो ये कीमत है वो। इसका चित्र देखेंगे तो होता क्या है, ये भी बाजार शक्तियां मूल्य तय करती हैं कुछ वस्तुओं का। तो किस तरीके से? मांग वक्र ये है और पूर्ति वक्र ये है। जिस बिंदु पर ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर कौन सी कीमत निर्धारित होती है? बाजार कीमत। अब ये कीमत माना कि क्या है? ये बाजार कीमत है। बाजार कीमत जो कि एक स्तर विशेष से बहुत नीचे है। यह कीमत क्या है? यहां पर मात्रा है और यहां पे बाजार कीमत है P1। तो ये कीमत सही नहीं है, यानी कि एक स्तर विशेष से नीचे है। इसमें क्या होगा? कुछ फसलों की उत्पादन में यदि कीमत कम रहने से घाटा लगेगा तो कृषक उस फसल की मतलब उत्पादन मात्रा को कम कर देंगे, जो कि
देश में अनाज पूर्ति के लिए सही नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती है सरकार, उस वस्तु या सेवा का उत्पादन बना रहे, इसके लिए सरकार इस कीमत का सहारा लेती है। तो अब सरकार क्या करेगी, ये जो बाजार कीमत है ये तो नीचे है, तो सरकार इससे थोड़ी ज्यादा कीमत निर्धारित करेगी। ये P1 से P रह जाएगी कीमत, कौन सी, जो सरकार निर्धारित करेगी। अब इस कीमत पर जो सप्लाई है अधिक होगी, तो यहां पर सप्लाई क्यू रहेगी, ये Q1 है। Q1 चूंकि कम कीमत पर कम सप्लाई थी, अब ज्यादा कीमत पर अधिक सप्लाई होगी। तो कीमत सरकार ये निर्धारित करती है, ये कीमत जो है न्यूनतम यानी MSP है, निम्नतम निर्धारित कीमत, ये वाली कीमत जो यहां तक है, यानी यहां तक है। ये बिंदु जो है, ये कीमत जो सरकार ने निर्धारित करी है, ये कीमत होगी निम्नतम निर्धारित कीमत। परंतु ये याद रहे कि ये जो बाजार कीमत ये है, इससे ऊंची रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसीलिए सरकार बाजार कीमत से अधिक खरीदने की गारंटी देती है और स्वयं खरीदती भी है। तो ये है निम्नतम निर्धारित कीमत। वीडियो रोककर उत्तर नोट कर सकते हैं। तो देखेंगे 13वां क्वेश्चन, मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। केवल 2 कार्य पूछे गए हैं और वो भी पूछे गए हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्यों का आशय है कि मुद्रा सर्वप्रथम कौन से कार्य करती है, मुद्रा के प्रथम 2 कार्य क्या हैं, तो वो देखेंगे। कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है, तो वो 2 प्रकार के कार्य करती है। विनिमय का माध्यम पहला कार्य, विनिमय का माध्यम। विनिमय का अर्थ होता है क्रय विक्रय, यानी वस्तुएं खरीदना और बेचना। तो वस्तुएं बेच के मुद्रा प्राप्त की जाती है, और जब वस्तुएं खरीदनी होती हैं तब भी क्या करते हैं, मुद्रा प्राप्त जो हुई थी उसका ही प्रयोग करके वस्तुएं क्रय की जाती हैं। तो इस प्रकार विनिमय का माध्यम या विनिमय का साधन बन के विनिमय कार्य संपन्न कराना, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम। अगला जो प्राथमिक कार्य है वो है जब विनिमय किया जाता है, यानी कि क्रय विक्रय किया जाता है, उस समय वस्तु का क्या मूल्य हो, वस्तु का मूल्य क्या हो। तो मूल्य मापन भी मुद्रा में किया जाता है, इसलिए मूल्य का मापन या मूल्य का मापक मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, दूसरा प्राथमिक कार्य है। इस प्रकार आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो सिर्फ इतना किया गया है, इसमें आप डिटेल मन से लिखेंगे, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। तो आपसे केवल इतना प्रश्न किया गया है, पर हम और आगे बता रहे हैं। यदि 4 नंबर में अगली परीक्षा में आ जाए तो उस हिसाब से हम देखेंगे मुद्रा के अन्य कार्य, यानी कि और जो आगे कार्य होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो यही कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। सेकंड कैटेगरी में होते हैं द्वितीयक कार्य, इनको गौण कार्य भी बोलते हैं, द्वितीयक कार्य। तो द्वितीयक कार्य क्या होते हैं, सबसे पहला स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतान का मतलब होता है ऐसे भुगतान जो निर्धारित तो अभी हो गए हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में कब देना है उनका पैसा, भविष्य में। तो स्थगित भुगतानों का मान, भविष्य में कितना पैसा भुगतान किया जाएगा, उसका मूल्य भी काय में मापा जाता है, मुद्रा में। इसलिए यह द्वितीयक कार्य कहलाता है, स्थगित भुगतानों का मान। और भी है मूल्यों का संचय, मुद्रा में किया जाता है। मूल्यों का संचय का मतलब है यदि आपको किसी कार्य के लिए धन जोड़ना है तो आप काय में जोड़ लो, मुद्रा में, यानी उस मूल्य का संचय काय में करना है, मुद्रा में। तो यह द्वितीयक कार्य हो गया क्या, मूल्यों का संचय, ये मुद्रा का कार्य हो गया। और भी है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब होता है आपको एक शहर से दूसरे शहर में अपनी संपत्ति ले जाना है, तो मूल्य का हस्तांतरण कहलाएगा कब, जब आप उस संपत्ति को यहां बेच देंगे और दूसरे शहर में जाके खरीद लेंगे, तो उस संपत्ति का मूल्य का हस्तांतरण
ये कौन करता है? मुद्रा। तो ये द्वितीयक कार्य में तीसरा कार्य हो जाएगा। अब कुछ मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं, इमरजेंसी, कॉन्टिजेंसी। इमरजेंसी यानी कि आकस्मिक कार्य क्या है? आकस्मिक आपको कभी कर्ज की जरूरत पड़ जाए, यानी कि साख की, साख यानी उधार, कर्ज की आवश्यकता पड़ जाए, तो साख मुद्रा का आधार भी मुद्रा ही होती है। तो जितनी भी उधार पूंजी इधर उधर दी जाती हैं वो सब काय में दी जाती हैं? मुद्रा में। इसलिए साख यानी कि उधार मुद्रा, साख मुद्रा का आधार मुद्रा है। इसमें डिटेल आप मन से लिख लेंगे यदि आए तो। ये आता है विकल्प में कि निम्न में से आकस्मिक कार्य है मुद्रा का, तो ये चार ऑप्शन यदि इनमें से कोई है तो ये मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। अगला क्या है? सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण का मतलब होता है राष्ट्रीय आय का वितरण। जब सरकार कोई भी सहायता प्रदान करती है तो कहां से करती है? जो सार्वजनिक आय उसको प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय आय जो नहीं, उसको सरकार को जो आय प्राप्त हुई है सामाजिक आय, तो कभी कभी सरकार जनता की सहायता के लिए उसको पैसा देती है, तो काय में देती है? वो भी मुद्रा में देती है। सामाजिक आय का वितरण का आधार क्या है? मुद्रा। तो ये आकस्मिक कार्य हो गया। और अगला है आकस्मिक कार्य उपभोक्ता संतुष्टि में सहायक। उपभोक्ता संतुष्टि का मतलब होता है उपभोक्ता अपनी सीमित आय से किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, तो वो मुद्रा की विभिन्न इकाइयों को व्यय करता है और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आकस्मिक कार्य में क्या है? उपभोक्ता संतुष्टि में सहायक। जैसे किसी के पास 1000 रुपए हैं तो वो विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग पैसे खर्च करेगा, किसी पे 250, किसी पे 500, किसी पे 100, किसी पे 150। तो इस तरीके से मुद्रा के द्वारा ही यह संभव है कि वो अपनी आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। अगला कार्य है आकस्मिक कार्य तरलता प्रदान करना। किसको? पूंजी को। तो सभी प्रकार की पूंजी, कौन कौन सी पूंजी होती है? चल पूंजी। चल पूंजी जो मतलब 1 वर्ष तक के लिए लागत लगाने की आवश्यकता पड़ती है वो चल पूंजी कहलाती है। और जो 1 से अधिक वर्षों के लिए पूंजी लागत लगाने की आवश्यकता होती है, विनियोग करने की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी। तो चल पूंजी और स्थिर पूंजी यानी कि सभी प्रकार की पूंजी को तरलता प्रदान करती है मुद्रा। तो तरलता प्रदान करना। और भी अन्य कार्य होते हैं जैसे निर्णय का वाहक। आप जो भी निर्णय लें किसी वस्तु को खरीदने बेचने के बारे में तो वो आप मुद्रा के आधार पर ही लेते हैं, तो निर्णय का वाहक हो गया। भुगतान स्थिति का सूचक, जिसके पास मुद्रा पर्याप्त है उसकी भुगतान की स्थिति अच्छी है, तो भुगतान स्थिति का सूचक भी मुद्रा होती है। तरलता दायकता। तरलता दायकता का मतलब होता है आपके पास पर्याप्त नकदी है। नकदी, तो पर्याप्त नकदी है तो आपकी जो स्थिति है वो तरल है, यानी कि आप कभी भी किसी भी भुगतान को कर सकने में सक्षम है। तो ये तरलता दायकता भी मुद्रा के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से ये सभी मुद्रा के कार्य हैं। बाकी आपसे जो क्वेश्चन आया है 6 माही में ये केवल प्राथमिक कार्य हैं जो कि 2 हैं। इसको 2 नंबर में पूछा गया है तो आप इन दोनों की डिटेल सहित उत्तर देंगे। तो देखेंगे अगला प्रश्न 13वां आया है। एक्चुअली 13 का अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयां या सीमाएं या दोष भी कह सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय जब मुद्रा के समान वस्तुएं या मुद्रा नहीं चलती थी उस समय प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रचलित था। वस्तु के बदले एक वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय। तो जैसे एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, इसके पास गेहूं है और इसके पास चावल है, तो ये आपस में बदल लेते थे वस्तु। कब बदल पाते थे? पर जब ए के पास गेहूं है और अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है। ऐसे ही बी व्यक्ति कब गेहूं प्राप्त करना चाहेगा? जब उसके पास पर्याप्त चावल है और उसको गेहूं की आवश्यकता है। यानी इन्हें एक दूसरे की परस्पर वस्तुओं की आवश्यकता है।
तो ऐसे ही ऐसा होना जरूरी नहीं होता था कि इनको एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो। और ये भी समस्या आती थी कि गेहूं का अपना मूल्य कितना होगा, चावल का अपना मूल्य कितना होगा, क्योंकि इनकी उपयोगिता में परिवर्तन यानी कि अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। इनकी उपयोगिता से जो मतलब कि संतुष्टि मिलती है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, तो जिनके पास ये होती थी उनको छोटी छोटी वस्तुएं चाहिए होती इनके बदले, तो इनकी विभाज्यता यानी इनको छोटे भागों में बांटना ये पॉसिबल नहीं था उस समय, यानी ये संभव नहीं था। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती थी वस्तु विनिमय के समय। तो वो ही देखेंगे वो क्या कठिनाइयां थी। तो सबसे पहला आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ये क्या चीज है? राम श्याम है, इनके पास अपनी कोई वस्तु है, इनके पास वही गेहूं का एग्जाम्पल ले लो, गेहूं, चावल। अब गेहूं, राम के पास गेहूं है और श्याम के पास चावल है। अब चावल वाले के पास एक्स्ट्रा चावल है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, परंतु राम के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो राम वस्तु बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। एक व्यक्ति को तो वस्तु चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं है, दोहरा संयोग नहीं है, तो दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी समस्या क्या आती थी? वस्तु की विभाज्यता का अभाव। वही एग्जाम्पल जैसे भेड़, बकरी। अब किसी के पास बकरी है, किसी के पास भैंस है। अब एक भैंस को दूसरी भैंस से बदला जा सकता है, लेकिन भैंस को बकरी से नहीं बदला जा सकता। तो यहां पर भी मतलब कि अब एक भैंस के बदले 2 या 3 बकरियां चाहिए। अब किसी के पास केवल एक बकरी है तो भैंस को आधा नहीं किया जा सकता, यानी कि भैंस को टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि टुकड़े कर दिए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही वस्तु की विभाज्यता का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली में आता था। कुछ वस्तुओं की विभाज्यता यानी कि उस वस्तु का विभाजन करना संभव नहीं होता था। यदि विभाजन कर दो तो वो कुछ काम की नहीं बचेगी। अगला क्या था? अगली क्या समस्या आती थी? सामान्य मूल्य मापन का अभाव। अब किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? किसी वस्तु का मूल्य क्या है? कोई भी एक्स वस्तु है, वाई वस्तु, इसका मूल्य क्या है? तो मूल्य तो मापा जाता है मुद्रा में, और उस समय मुद्रा चलती नहीं थी, तो वस्तु में मापना उतना संभव नहीं होता था। तो ये मूल्य, सामान्य मूल्य मापन का अभाव रहता था, सामान्य मूल्य मापन का अभाव। और भी धन संचय करने में कठिनाई। अभी हमें धन संचय करना है तो हम मुद्रा को इकट्ठा करके बैंक में अकाउंट में रख देते हैं, पर जब वस्तु विनिमय चलता था तब वस्तुएं इकट्ठी की जाती थी धन संचय के लिए, तो वो कुछ समय बाद गुणवत्ता खराब हो जाती थी या नष्ट हो जाती थी, तो धन संचय करने में कठिनाई आती थी। ऐसे ही मूल्य हस्तांतरण। यदि किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो अपनी संपत्ति को लेके तो नहीं जा सकता, पूरी संपत्ति लेके नहीं जा सकता, कुछ कम वजन वाली चीजें ले जा सकता है, उनमें भी कठिनाई होती है। तो उस समय ये नहीं था कि मूल्य हस्तांतरण के लिए संपत्तियां यहीं बेच दो और मुद्रा लेके चले जाओ, क्योंकि मुद्रा का वजन हल्का होता है। परंतु उस समय वस्तु विनिमय था तो ये संभव नहीं था, तो मूल्य हस्तांतरण का अभाव था। ये सभी जो बातें हैं ये मुद्रा के पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय चलती थी। इनमें डिटेल आप मन से लिखेंगे।